टॉपर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को डिस्कस करेंगे, जो कि आजकल हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, एओ ह्यूम। हाँ, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी। और ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है ना? बिल्कुल। और कहा जाता है कि पहली बैठक बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। जी, लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि एक अंग्रेज ने आखिर इसकी स्थापना की ही क्यों। इसके पीछे एक बहुत मशहूर थ्योरी है जिसे कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व? हाँ, अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह का डर अभी भी सता रहा था। तो उन्हें लगा कि भारतीयों के बढ़ते गुस्से को निकलने के लिए एक संगठित शांतिपूर्ण रास्ता देना जरूरी है। अच्छा, ताकि गुस्सा सड़कों पर आंदोलनों के बजाय याचिकाओं और मीटिंग्स में निकल जाए। एग्जैक्टली। लेकिन यही संगठन जिसे उन्होंने सेफ्टी वॉल समझा था, वो बाद में भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ये तो बहुत दिलचस्प है। अंग्रेजों ने अपनी ही बनाई मशीन पर कंट्रोल खो दिया था। बिल्कुल। उन्होंने अनजाने में एक ऐसा राष्ट्रीय मंच बना दिया जिसने पहली बार पूरे देश के नेताओं को एक आवाज दी। हाँ, आप देखिए, उमेश चंद्र बैनर्जी, फिर बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और जॉर्ज यूल पहले यूरोपीय अध्यक्ष, सब शामिल थे। और लगता है कि इस प्रेशर कुकर की पहली सीटी बजी 1905 में, लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन। तर्क तो ये दिया गया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो तो बस कहने की बात थी। असली मकसद तो कुछ और ही था। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ था और वहां हिंदू मुस्लिम एकता बहुत मजबूत थी। तो मकसद उस एकता को तोड़ना था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और दूसरा हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल। ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। इस विभाजन का विरोध भी जबरदस्त हुआ होगा फिर। बहुत जबरदस्त। 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन ये लागू हुआ, उसे शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। और मैंने पढ़ा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इसे रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। जी, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर ये संदेश दिया कि तुम हमें कागज पर बांट सकते हो, दिलों से नहीं। और इसी दौरान, इसी पीड़ा से रविंद्रनाथ टैगोर ने वो प्रसिद्ध गीत लिखा, आमार सुनार बांग्ला, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वाह जी। लेकिन अंग्रेज भी कहाँ चुप देखने वाले थे। विभाजन के ठीक एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इसका बहुत गहरा कनेक्शन था। अंग्रेजों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान जैसे नेताओं को समझाया कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों के हितों के लिए एक अलग संगठन होना चाहिए। और यहीं से मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। हाँ, और यहाँ एक आम गलतफहमी दूर करना भी जरूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक नहीं थे। अच्छा। वो तो बाद में शामिल हुए। वो तो 1913 में इसमें शामिल हुए थे। लीग की शुरुआती मांग थी मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल, जो अंग्रेजों ने मान भी ली। और फिर ये विभाजन सिर्फ बाहर ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी पहुंच गया 1907 में। हाँ, 1907 का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस दो गुटों में बट गई, नरम दल और गरम दल। गरम दल लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। जी, और साथ में अरविंद घोष भी थे। नरम दल वाले याचिकाओं से सुधार चाहते थे, जबकि गरम दल का मानना था कि आजादी संघर्ष से ही मिलेगी। तो एक तरफ ये राजनीतिक बहसें चल रही थीं और दूसरी तरफ क्रांतिकारी आंदोलन भी तेज हो रहे थे। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। वो शायद सबसे कम उम्र के शहीद बने। बिल्कुल। खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों को लगता था कि ब्रिटिश शासन को बल से ही उखाड़ा जा सकता है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने की थी। जी, और इन सब आंदोलनों के दबाव में ही आखिरकार 1911 में अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और फिर 1915 में कहानी में एक नया मोड़ आता है, महात्मा गांधी की भारत वापसी। लेकिन एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, गांधी जी ने भारत आते ही पहले विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? ये उनकी शुरुआती रणनीति का हिस्सा था। शायद उन्हें लगता था कि अगर भारतीय इस मुश्किल में अंग्रेजों का साथ देंगे तो युद्ध के बाद वो इनाम में कुछ सुधार देंगे। हाँ, कुछ स्वशासन जैसा। इसी वजह से तो उन्हें मजाक में अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 1916 में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो लखनऊ समझौता, जी, जिसमें नरम दल और गरम दल फिर एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। और दूसरा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग शुरू की। हाँ, जिसका मकसद था स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नेंस हासिल करना। लेकिन असली एक्शन तो तब शुरू हुआ जब गांधी जी मैदान में उतरे, अपने पहले 3 बड़े आंदोलनों के साथ, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। हाँ, और इन तीनों ने ही उन्हें महात्मा बना दिया। 1917 में बिहार के चंपारण में उन्होंने तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ किसानों को जीत दिलाई। ये वही प्रणाली थी जिसमें जमीन के 320 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। बिल्कुल। और इसी चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अच्छा। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया और फिर गुजरात में ही खेड़ा आंदोलन। इन तीनों ने गांधी जी को भारत का सबसे बड़ा नेता बना दिया। तो जैसा आपने कहा, विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारतीय सुधारों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज ले आए रॉलेट एक्ट, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। क्योंकि ये कानून सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार करने की शक्ति देता था, बिना कोई मुकदमा चलाए। जी, 2 साल तक के लिए। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इसी के विरोध में पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए। और इनकी गिरफ्तारी का विरोध ही हमें भारतीय इतिहास के सबसे काले दिन तक ले गया। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। और तभी जनरल डायर ने जनरल डायर ने बाग से निकलने का एकमात्र रास्ता बंद करवाया और बिना चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सरकारी आंकड़े तो 379 लोगों के मरने की बात करते हैं, लेकिन असल संख्या 1500 के करीब थी। इसी समय तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ। शौकत अली और मोहम्मद अली, 2 भाइयों ने नेतृत्व किया था। जी, और गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो। इन सब घटनाओं से नाराज होकर ही गांधी जी ने अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये गांधी जी का पहला देशव्यापी बड़ा आंदोलन था। लोगों से सरकारी स्कूल, कॉलेज, नौकरियां सब छोड़ने को कहा गया। लेकिन आंदोलन अहिंसक रहना था। पर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसा हो गई। हाँ, गोरखपुर के पास भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेताओं ने इसकी आलोचना भी की। इसके बाद 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। हाँ, उनका मकसद था सिस्टम के अंदर जाकर लड़ना। लेकिन फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और उसका जबरदस्त विरोध हुआ, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक के नारे लगे। जी, और लाहौर में विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसी माहौल में 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और यहाँ पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। हाँ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और इसी लक्ष्य को लेकर गांधी जी ने 1930 में अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया, नमक पर टैक्स के खिलाफ। जी, साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ शुरू की गई ये यात्रा दांडी पहुंचकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गई। इसके बाद लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। हाँ, लेकिन उनसे कोई खास नतीजा नहीं निकला। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया था और वहीं पे डॉक्टर अंबेडकर से उनका मतभेद हुआ था। हाँ, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की तो गांधी जी इसके खिलाफ हो गए। बाद में भारत आकर उन्होंने आमरण अनशन किया, जिसके बाद 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। इसमें अलग निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटें बढ़ा दी गईं। जी, प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गईं। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1940 में मुस्लिम लीग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हाँ, लाहौर अधिवेशन में उन्होंने आधिकारिक तौर पर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया। युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए 1942 में अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भेजा, पर वो असफल रहा क्योंकि भारतीय अब अंग्रेजों के वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। और इसके बाद गांधी जी ने अपना अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं।
अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आंदोलन रुका नहीं। नहीं, दूसरी पंक्ति के नेताओं और आम जनता ने इस आंदोलन को जारी रखा। युद्ध खत्म होने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तय करना था। जी, लेकिन अंत में मार्च 1947 में भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन भारत आए और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अब भारत का विभाजन जरूरी हो गया है। हाँ, माउंटबैटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनाए गए। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता संग्राम की ये यात्रा, जिसमें एकता और विभाजन दोनों के क्षण थे, आज भी हमारे समाज और राजनीति को किस तरह से आकार देती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे।